गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सब ने इसके बारे में पहले सुना होगा, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं और इसको हम समझेंगे आज इक्वेशंस के माध्यम से कि एसिड अगर बनता है तो कैसे बनता है। अब तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है, इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव है। तो थोड़ा सा हम लोग स्कूलिंग एजुकेशन थोड़ा सा ये नहीं करते हैं कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं, ये कि एसिड बनता कैसे है, उसको आज हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कैसे होती है। तो आपको पता ही है कि अम्लीय वर्षा, ठीक है, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे जमीन के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं, वो नाश हो जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि एसिड रेन का जो प्रभाव होता है वो ताजमहल पे होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें ये थोड़ा सा नॉलेज है कि कितना ज़्यादा हानिकारक होती है एसिड रेन, ठीक है। तो इसके कारण क्या होते हैं? एसिड रेन के कारण होते हैं जो भी इंडस्ट्री से धुआं निकलता है या फिर जो भी वाहनों से जो धुआं निकलता है, उन सब में कुछ तत्व पाए जाते हैं जो हवा में जाके वहाँ पे वाटर वेपर से मिल जाते हैं। अब ये तत्व कौन से होते हैं? जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स, ठीक है, देन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। जब ये धुएं में निकलते हैं, वाहनों से निकलते हैं, जब इंजन जलता है तो उससे जब इंजन में जो फ्यूल जलता है उससे जब ये चीज़ें निकलती हैं, क्या क्या, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन आदि के ऑक्साइड जब निकलते हैं तो वो हवा में चले जाते हैं। और हवा में आपको पता है वाटर वेपर मौजूद है। जब वाटर वेपर के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, ये जब आपस में मिलते हैं तो इन्हीं से ही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो बनता है। अब सल्फर के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। और यही एसिड जब उस वाटर वेपर से धरातल के ऊपर उतर जाते हैं, कैसे उतरेंगे? वर्षा के रूप में, ठीक है, वर्षा के रूप में, स्नो के रूप में, ओलों के रूप में, किसी भी रूप में, प्रेसिपिटेशन किसी भी रूप में हो सकती है। जब वो धरातल पर आते हैं, संघनन जब होता है बादलों का, तो जब धरातल पे आएंगे तो यही एसिड जो है जमीन के ऊपर विभिन्न भागों के ऊपर बिखर जाएगा और बहुत ज्यादा हानि जो है वो करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन दोनों एसिड में से सबसे पहले नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं कि ये बनता कैसे, नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होती है ना, नाइट्रोजन निकला धुएं से, है ना, वाहनों के धुएं से, और ये बना देते हैं 2NO। 2NO मींस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये 2NO प्लस O2, अब यही जो 2NO विच इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? 2NO2 मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब दो हो गए ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, दो हो गए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2, 2NO2 फिर से किसके साथ मिलेंगे? हवा में क्या मौजूद है? वाटर वेपर, जिससे बारिश होती है। वाटर वेपर जरूरी है ना बारिश के लिए, तो वाटर वेपर के साथ जो मिलता है तो अब क्या बन गया? दो चीजें बन गई, एक बना HNO3 प्लस HNO2। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, जो कि सबसे ज्यादा एसिड रेन में पाया जाता है। जब अम्लीय वर्षा होती है सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है वो किसका होता है? नाइट्रिक एसिड का होता है। और दूसरी चीज और भी बनती है HNO2, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रिक एसिड जो कि अम्लीय वर्षा मौजूद होता है, दूसरा एक और तत्व बनता है नाइट्रस एसिड। इस तरीके से नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड जो है वो बनते हैं और ये वर्षा के साथ, स्नोफॉल के साथ, ओलों के साथ धरातल के ऊपर उतर जाते हैं और धरातल के विभिन्न मॉन्यूमेंट्स को प्रभावित करते हैं, धरातल की मिट्टी को प्रभावित करते हैं, धरातल के ऊपर जो विभिन्न रूपों में पानी है, नदियां हैं, झीलें हैं, उनको प्रभावित करते हैं, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर को प्रभावित करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये नाइट्रिक एसिड बनता है। तो अब हम सीखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? अब सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मेन कंटेंट जरूरी है सल्फर, ठीक है। अब देखो, सल्फर जब निकलता है, सल्फर किससे बनता है? जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जब वो जलते हैं, चाहे वो वाहनों में जल रहे हो, चाहे वो इंडस्ट्री में यूज किए जा रहे हो, जब भी वो जलते हैं, ठीक है, और एनर्जी देते हैं, साथ ही साथ वो जल के धुआं भी देते हैं और उस धुएं में ये सल्फर जो कंटेंट होता है, तत्व होता है, ये निकलता है। और जब ये निकलता है तो हवा में मौजूद क्या है? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन के गैस के साथ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फर डाइऑक्साइड। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड अगर दो हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, वो
ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा 2SO3, 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब 3 हो गए ना ऑक्सीजन के यहाँ पे मॉलिक्यूल, तो क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब अगेन हवा में मौजूद वाटर वेपर के साथ मिलेगा, ठीक है, वर्षा तो तभी होगी अगली वर्षा जब वो वाटर वेपर के साथ मिलेगा। अब वाटर वेपर है H2O, तो SO3 है यहाँ पे और ये एक O ये है, तो ये 3 और प्लस 1 4 हो जाएंगे, तो H2 ये वाला रहेगा क्योंकि H और है नहीं, हाइड्रोजन कोई और है, तो H2SO4, H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है वाटर वेपर के साथ। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जब मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड यही नाइट्रिक एसिड वर्षा के साथ जमीन के ऊपर आके बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है या जो ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है, ये किस तरीके से वर्षा के साथ आकर किस तरीके के प्रभाव धरातल के ऊपर डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग, स्कल्पचर, मटेरियल एक्सेट्रा। धरातल के ऊपर बिल्डिंग को प्रभावित करते हैं एसिड रेन। डिफरेंट जो हमारे स्कल्पचर हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्बल या इस कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, बहुत ऐसा मटेरियल है जिसमें ये कंटेंट पाया जाता है, चौक जो है कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें पाया जाता है, उन सबको बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रभावित करती है, क्योंकि हम बिल्डिंग्स में इन तत्वों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं और वो प्रभावित हो जाती है। कैसे प्रभावित हो जाती है? सबसे ज्यादा वो बिल्डिंग मटेरियल प्रभावित होता है जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका ताजमहल में है, डिफरेंट स्कल्पचर्स में है, डिफरेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, उससे मिलकर बना होता है। पुराने जो हमारे ऐतिहासिक भवन है उसमें ये यूज होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई बिल्डिंग के साथ जब एसिड रेन गिरेगी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बिल्डिंग्स में पाया जाता है, ये मटेरियल है जिससे बिल्डिंग बनाई गई है। पुराने हमारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट जो इससे बनाए गए, जिसमें ताजमहल सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है जी, तो CaCO3 प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये जब मिलता है तो क्या बनाएंगे, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जब ये दो चीजें इंटरेक्ट करेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब अम्लीय वर्षा इन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर गिरेगी जिसमें CaCO3 है, ठीक है, तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर वेपर अलग हो जाएगा। ठीक है, उसी तत्व का कैल्शियम सल्फेट अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी और H2O जो है वो अलग हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टूट जाएगा, क्योंकि वो इन्हीं चीजों से मिलकर तो बनी है। जब यही चीजें डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी तो वो तो वीक हो जाएगा, वो जो मॉन्यूमेंट है वो कमजोर हो जाएगा, फेड हो जाएगा। इसलिए तो हम सुनते हैं कि ताजमहल अब क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, उसकी पहले जैसी सुंदरता अब नहीं बची। यही कारण है कि क्यों वो अब इतना सुंदर या क्यों वो अब इतना चमकीला है वो नहीं दिखता है। ठीक है जी, दूसरा क्या कारण है, दूसरा है डैमेज फॉरेस्ट। किसको प्रभावित करता है, वनों को प्रभावित करता है। रिमूव्स कैल्शियम, पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जब एसिड रेन जमीन के ऊपर गिरती है तो जो जहाँ पे फॉरेस्ट लगे हैं, वन लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, तो एक तो वो भी प्रभावित हो जाएंगे, उनकी पत्तियां प्रभावित हो जाएंगी, उनकी जड़ें, उनका पूरा जो बॉडी है उसको प्रभावित हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मिट्टी के ऊपर एसिड रेन गिरती है, पौधों से छन के नीचे पहुंच जाती है, या बैरन और एक्सपोज्ड लैंड है उसके ऊपर जब एसिड रेन होगी तो क्या होगा, उस मिट्टी में मौजूद जो आवश्यक तत्व हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम और बाकी अदर मिनरल्स, वो सब वहाँ से वॉश आउट हो जाते हैं और वो मिट्टी अनफर्टाइल अब रह जाती है। उस मिट्टी की फर्टिलिटी कैपेसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसकी उपयोगिता, उसकी उत्पादकता अब कम हो जाती है, तो ये फर्क पड़ता है। फिर और क्या एसिड रेन के दुष्प्रभाव है, मेक्स वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर्स एसिडिक। धरातल के अंदर जो डिफरेंट फ्रेश वाटर, हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पशु पीने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेक्स का पानी है, रिवर्स का पानी है, ठीक है, ये पानी भी एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है।
ठीक है। तो एसिडिक होने के बाद एक तो ह्यूमन बीइंग या बाकी पशु मवेशी उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उस लेक में, उस रिवर में या उस जो भी वाटर बॉडी धरातल के ऊपर मौजूद है उसके अंदर जीव जंतु भी तो निवास करते हैं, वो जीव जंतु भी उस जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं या उपयोग करने में उनको दिक्कत आती है और वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके दुष्परिणाम होते हैं एसिड रेन के। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ा कि एसिड रेन के क्या कारण होते हैं, किस तरीके से एसिड बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, और किस तरीके के बनने के बाद वर्षा के रूप में किस तरीके से धरातल पर आते हैं और किन किन चीज़ों को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आज हमने जाना। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।